नमस्ते। कभी सोचा है कि आवाज असल में है क्या? ये सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जो हम कानों से सुनते हैं। नहीं, ये तो फिजिक्स की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली है, जिसके अपने ही नियम कायदे हैं। ये एक ऊर्जा है, एक लहर है, और हाँ, इसकी अपनी एक रफ्तार भी है। तो चलिए, इस स्रोत सामग्री के आधार पर ध्वनि की चाल के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो आज हम इस सफर पर कहाँ-कहाँ जाएंगे। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये ध्वनि है क्या भला। फिर इसकी रफ्तार को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग-अलग चीजों में इसकी स्पीड बदल जाती है। और आखिरी में ये भी जानेंगे कि इस पूरी जानकारी का हम असल जिंदगी में करते क्या हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आवाज क्या है? सुनने में तो बड़ा आसान सा सवाल लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब फिजिक्स के कुछ सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट्स में छुपा हुआ है। और अगर इसे समझ लिया तो समझ लीजिए कि हमारी दुनिया कैसे काम करती है, इसका एक बड़ा राज हमारे हाथ लग जाएगा। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि ध्वनि असल में एनर्जी की एक लहर है। ये कोई चीज नहीं है जो खुद चलकर कहीं जाती है। नहीं, ये तो एक तरह का धक्का है, एक वाइब्रेशन जो एक कण से दूसरे कण तक पहुंचता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें किनारे तक पहुंचती हैं। अब देखिए ये कितना कमाल का है। इस तस्वीर में हम आवाज को मानो चलते हुए देख सकते हैं। सोचिए, जब कोई स्पीकर बजता है तो वो वाइब्रेट करता है ना? जब वो आगे जाता है तो अपने सामने हवा के कणों को दबा देता है, उन्हें पास पास ले आता है। बस इसी को कहते हैं संपीड़न। और फिर जब वो पीछे हटता है तो उन्हीं कणों को फैलने की जगह मिल जाती है, और इसे कहते हैं विरलन। और बस यही दबाव और फैलाव की एक चेन सी बन जाती है जो लहर बनकर आगे बढ़ती है और हमारे कानों तक पहुंचती है। तो इसकी तीन खास बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है। पहली, ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, मतलब जिस दिशा में कण कांप रहे हैं उसी दिशा में लहर भी आगे बढ़ रही है। दूसरी, इसे चलने के लिए हमेशा किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है, हवा, पानी, लोहा, कुछ भी। और इसी वजह से आती है तीसरी और सबसे जरूरी बात। अंतरिक्ष में जहां वैक्यूम है, जहां कोई कण ही नहीं है, वहां आवाज सफर नहीं कर सकती। मतलब स्पेस में कितनी भी जोर से चिल्लाएं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ध्वनि क्या है और कैसे चलती है। पर अब अगला सवाल यह है कि ये चलती कितनी तेजी से है, इसकी स्पीड क्या है। देखिए, किसी भी चीज की स्पीड नापने का फॉर्मूला तो वही है जो हम स्कूल में पढ़ते थे, वेग बराबर दूरी बटा समय। ध्वनि के साथ भी यही होता है। हम बस ये देखते हैं कि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना वक्त लगा। और ये नंबर ये तो दिमाग में बैठा लीजिए, 343 मीटर प्रति सेकंड। ये है हवा में ध्वनि की रफ्तार जब तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस हो। अब समझ आया कि आसमान में बिजली चमकने के काफी देर बाद हमें गरजने की आवाज क्यों सुनाई देती है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो इससे लाखों गुना ज्यादा तेज है। अब एक मजेदार बात, ध्वनि की रफ्तार हमेशा 343 मीटर प्रति सेकंड नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस दुनिया से, मतलब किस माध्यम से गुजर रही है। जरा इस टेबल को देखिए, ये कमाल का फर्क दिखाती है। हवा में स्पीड है 343 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, पर जैसे ही ध्वनि पानी में जाती है, इसकी रफ्तार 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर लगभग 1480 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और स्टील जैसे किसी ठोस में तो पूछिए ही मत, रफ्तार रॉकेट की तरह बढ़कर 5100 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाती है ना कमाल की बात। तो जाहिर है दिमाग में यह सवाल आएगा ही कि ऐसा क्यों है। स्टील में आवाज हवा से करीब करीब 15 गुना तेज कैसे हो सकती है। इसका पूरा राज छुपा है कणों की पैकिंग में। देखिए, ठोस चीजों में कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, कसकर बंधे होते हैं। तो जैसे ही एक कण कांपता है, वो फौरन अपने पड़ोसी को भी कंपा देता है। ये एनर्जी ट्रांसफर इतना तेज होता है कि पूछिए मत। इसीलिए तो कहते हैं कि आती हुई ट्रेन की आवाज हवा में सुनने से पहले पटरी पर कान लगाकर सुनी जा सकती है। जबकि गैसों में कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो एक से दूसरे तक वाइब्रेशन पहुंचने में टाइम लग जाता है। तो माध्यम तो हो गया सबसे बड़ा फैक्टर, पर क्या कुछ और भी है जो आवाज की रफ्तार को कम या ज्यादा कर सकता है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर 3 मेन चीजें हैं। पहला है तापमान। हवा जितनी गर्म होगी, उसके कणों में उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और वो उतनी ही तेजी से वाइब्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। मतलब गर्मी में आवाज तेज चलती है। दूसरा है माध्यम, जिसकी बात तो हम कर ही चुके हैं कि ठोस में सबसे तेज और गैस में सबसे धीरे। और तीसरा है नमी, यानी ह्यूमिडिटी। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन नम हवा सूखी हवा के मुकाबले थोड़ी हल्की होती है,
इसलिए आवाज उसमें जरा सी तेज चलती है। अब तक हमने जितनी भी थ्योरी की बात की, ये सब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में यही वो सिद्धांत है जिनके दम पर आज की कमाल की टेक्नोलॉजी काम करती है। और ये फॉर्मूला V = F लैम्डा, इसे तो तरंगों की दुनिया का मास्टर की समझिए। ये कहता है कि किसी लहर की स्पीड यानी कि V, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में वो कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है, और उसकी वेवलेंथ यानी कि उसकी दो चोटियों के बीच की दूरी, इन दोनों को गुणा करने से मिलती है। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला, पर सवाल ये है कि इस ज्ञान से हम असल में कर क्या सकते हैं? ये हमें कौन सी ताकत देता है? और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। सिर्फ इस एक छोटे से समीकरण के दम पर हम अल्ट्रासाउंड जैसी मशीनें बनाते हैं जो बिना शरीर को काटे अंदर के अंगों की तस्वीर दिखा देती हैं। और इसी के दम पर सोनार सिस्टम काम करता है जो जहाज़ों को समंदर की गहराई बताता है और पनडुब्बियों को ढूंढ निकालता है। सोचिए, हम बस आवाज़ की लहरें भेजते हैं और उनके वापस आने का टाइम नापकर दूरी का पता लगा लेते हैं। कितना अद्भुत है ये! तो चलिए अब फटाफट से उन मुख्य बातों पर नजर डाल लेते हैं जो हमें इस पूरी चर्चा से याद रखनी है। तो 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। दूसरी, इसकी रफ्तार पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस चीज से गुजर रही है, ठोस में सबसे तेज, गैस में सबसे धीमी। और तीसरी, वो जादुई समीकरण V = F लैम्डा। यही वो चाबी है जो इस ऊर्जा को हमारे काम आने वाली टेक्नोलॉजी में बदल देती है। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर आवाज सिर्फ एनर्जी है और हम उसे कंट्रोल करना सीख रहे हैं, तो क्या भविष्य में हम इस एनर्जी का इस्तेमाल उन तरीकों से कर पाएंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते? इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है, और यह सोचना ही कितना रोमांचक है।